मानव इतिहास में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। ऐसी ही एक घटना थी साल 1929 में दुनिया में आई महामंदी। इस महामंदी के दौर में हजारों लोग भूख से मर गए और जो बच गए उन्होंने आत्महत्या कर ली। महामंदी की शुरुआत स्टॉक मार्केट क्रैश होने से हुई और फिर 1933 तक दुनिया में महामंदी रही। अंग्रेजी में इन घटनाओं को वॉल स्ट्रीट क्रैश और द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री या इतिहासकार इन घटनाओं के पीछे के असली कारण को नहीं बताता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। आज के धर्मस्य मूलम अर्थ के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि 1929 में अमेरिका के अंदर महामंदी कैसे लाई गई थी और अमेरिका के देशभक्त राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को क्यों मार दिया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं 9वें एपिसोड की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बैंकर्स ने पूरी दुनिया में मंदी लेकर आने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू करा। साल 1920 से लेकर 1929 तक ब्याज दरें बहुत कम कर दी गई। ब्याज दरें कम होने की वजह से लोगों ने ज्यादा लोन लिया। ज्यादा लोन लेने की वजह से अमेरिका में उस समय पैसे की मात्रा 62% तक बढ़ गई थी। लोगों के पास ज्यादा पैसा होने से लोग ज्यादा खर्चने भी लगे। बैंकर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाएं। इसीलिए उन्होंने स्टॉक मार्केट के नियम बदल दिए। किसी भी शेयर को सिर्फ 10% पैसे देकर ही खरीदने या बेचने का नियम बना दिया गया। अब लोगों की जेब में पैसा भी था और शेयर मार्केट में कोई भी शेयर सस्ते में खरीदा भी जा सकता था, तो लोगों ने अपनी जमीन तक बेचकर अपना सारा पैसा और संपत्ति इस जुए में लगा दिया, क्योंकि उस समय हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने से फायदा उठाता दिख रहा था। जब लोगों का सारा पैसा इस जुए में लगा था, तब बैंकरों ने 29 अक्टूबर 1929 को अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर इसे क्रैश करा दिया। लोगों की सारी संपत्ति एक दिन में ही लुट गई। बैंकर्स यहीं पर ही नहीं रुके। रही सही कसर उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाकर पूरी कर दी। ब्याज दरों के बढ़ जाने से लोगों ने बैंकों से लोन कम लिया, जिससे पैसे की कमी हो गई और देखते ही देखते अमेरिका में भयंकर मंदी आ गई। 1929 से लेकर 1933 तक महामंदी का दौर रहा, जिसमें हजारों लोग बेघर होकर सड़कों पर आ गए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आत्महत्याओं के सिलसिले शुरू हो गए। भीख मांगकर खाना तक मुश्किल हो गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता और शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे मिल्टन फ्राइडमैन लिखते हैं कि फेडरल रिजर्व ने निश्चित रूप से 1929-33 में देश में मुद्रा संचालन को 1/3 कम करके महामंदी को जन्म दिया है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य रहे चार्ल्स मैकडेफन लिखते हैं कि महामंदी एकाएक किसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से लाया गया। अंतरराष्ट्रीय बैंकर भयंकर निराशा की एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे जिससे वे हम सभी के शासक के रूप में उभर सके। चार्ल्स मैकडेफन ने बैंकर्स के विरुद्ध बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। जहर दिए जाने की वजह से वो अमेरिकी संसद में ही मर गए। 10 जून 1932 को उन्होंने एक बयान दिया था। कुछ लोगों को लगता है कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिकी सरकार की संस्थान है, पर ऐसा नहीं है। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी शक्तियों को छुपाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फेडरल रिजर्व ने सरकार को कब्जा लिया है। यह यहां सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे सारे विदेशी संबंधों को भी नियंत्रित करता है। यह सरकार बनाता है और गिराता है। बैंकर्स दुनिया के सभी संसाधनों पर कब्जा चाहते थे और अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नई चाल चली। अभी तक कोई भी देश जब अपने देश के लिए पैसे छापता था तो वो सोने के आधार पर ही छापता था।
लेकिन 1933 में इस नियम को भी बदल दिया गया। 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया गया और लोगों के घरों में पड़े सोने को भी हथियाने के लिए लोगों को 10 साल की जेल का डर दिखा दिया गया। इस तरह कुछ दिनों के अंदर ही सारा सोना बैंकर्स की तिजोरियों में बंद हो गया। सारा सोना अपने पास आ जाने के बाद तुरंत बैंकर्स ने सोने की कीमत 3 गुना बढ़ा दी। आज भी ज्यादातर लोग और यहां तक कि कुछ पढ़े लिखे अर्थशास्त्री भी यही सोचते हैं कि पैसा सोने के आधार पर बनता है, जबकि यह बात तो 1933 के बाद से ही खत्म हो गई है। लेकिन कुछ लोग अभी भी पिछली सदी में ही जी रहे हैं। अब्राहम लिंकन के खुद के पैसे बना लेने के लगभग 100 साल बाद एक और राष्ट्रपति ने उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। 4 जून 1963 को जॉन एफ कैनेडी ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यकारी आदेश का नाम था 1110। इस आदेश से अमेरिका के राष्ट्रपति को देश चलाने के लिए कर्ज मुक्त पैसे बनाने का अधिकार मिल गया। उसने फिर फेडरल रिजर्व को अनदेखा करते हुए अमेरिकी सरकार के 4 अरब डॉलर बनाए, जिसकी आज की कीमत 60 अरब डॉलर है, यानी कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। एकाएक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जीवन मिल गया। इसके बाद वे फेडरल रिजर्व को ही समाप्त करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद आदेश 1110 को निरस्त कर दिया गया। एक भाषण में राष्ट्रपति कैनेडी कहते हैं, देवियों और सज्जनों, गोपनीयता एक मुक्त और खुले समाज के विरुद्ध है और हम लोग स्वाभाविक और ऐतिहासिक तौर से षड्यंत्रकारी समूह, रहस्यमय शपथ और गुप्त कार्रवाई करने के विरोधी रहे हैं। आज हम सभी कुछ षड्यंत्रकारियों का शिकार हुए हैं, जो अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए मुख्य रूप से गुप्त योजनाओं पर निर्भर करते हैं। ये लोग आक्रमण की बजाय घुसपैठ पर, चुनाव की बजाय धमकी पर, स्वतंत्रता के विकल्प की बजाय तोड़फोड़ पर विश्वास करते हैं। इन्होंने मानव और भौतिक संसाधनों को लेकर एक अत्यधिक कुशल सिस्टम बनाया है, जिसमें सैन्य, कूटनीतिक, खुफिया, बौद्धिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनैतिक ताकतें जुड़ी हैं। इनकी तैयारी गुप्त रखी जाती है, प्रकाशित नहीं होती। इनकी गलतियों को दफन किया जाता है, हेडलाइन नहीं बनने दिया जाता। उनसे असंतुष्ट लोगों को खामोश किया जाता है, उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। ना ही किसी खर्च पर सवाल उठाया जाता है, ना ही कोई रहस्य खोला जाता है। इसीलिए मैं अमेरिका के लोगों को जानकारी देने और सतर्क करने के जबरदस्त काम में आपकी मदद मांग रहा हूं, ताकि आपकी मदद से, जिसको मुझे पूरा विश्वास है, आदमी वही बनेगा जिसके लिए वह पैदा हुआ है, स्वतंत्र और स्वावलंबी। कैनेडी की हत्या के 7 दिन पहले का एक बयान है, इस देश में हर आदमी, औरत और बच्चे को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसे मैं अपना पद छोड़ने से पहले उजागर कर दूंगा। उनका यही बयान उनकी मौत का कारण बन गया। धर्मस्य मूल्यम अर्था के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।